हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, फिर सीआरपीसी और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का मॉक टेस्ट अपलोड किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में हमारी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से उसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से उसकी सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो रिलेटिव प्रोहिबिशन पर है और एग्जामिनर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछ सकता है। एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्कस द रिलेटिव प्रोहिबिशंस गिवन अंडर मुस्लिम लॉ, या फिर आपको यह पूछ सकता है कि व्हाट डज रिलेटिव प्रोहिबिशन मीन्स एंड डिस्कस हाउ इट्स प्रेजेंस अफेक्ट द मुस्लिम मैरिज। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले यह बताना है कि जो मुस्लिम मैरिज है वो मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल इन प्रोसीजर है। और अगर पार्टीज़ को एक वैलिड मैरिज सॉल्मेनाइज करनी है तो उनको कुछ ऐसी कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पार्टीज़ को फुलफ़िल करनी होती हैं। परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ इन कंडीशंस को पूरा करना ही सफिशेंट नहीं है, बल्कि जब वो दोनों पार्टीज़ आपस में एक मैरिज सॉल्मेनाइज करती हैं तो उस टाइम पे कोई भी डिसेबिलिटी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए जो कि मुस्लिम लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो लीगल डिसेबिलिटी है उसका मीनिंग यह है कि किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस का प्रेजेंट होना जिसकी वजह से जो मुस्लिम लॉ है वो मैरिज को परमिट नहीं करता है। अगर कोई भी लीगल डिसेबिलिटी मैरिज करते समय प्रेजेंट होती है तो वह एक वैलिड मैरिज को सॉल्मेनाइज करने की परमिशन नहीं देती है। और इस लीगल डिसेबिलिटीज़ की वजह से कोई मैरिज वॉइड कंसीडर की जाती है परंतु कोई मैरिज इरेगुलर भी कंसीडर की जाती है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो ये डिसेबिलिटीज़ हैं इनको चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट डिसेबिलिटी, द सेकेंड वन इज़ रिलेटिव डिसेबिलिटी, द थर्ड वन इज़ प्रोहिबिटरी डिसेबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज़ डायरेक्टरी डिसेबिलिटीज़। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो पार्टीज़ मैरिज को सॉल्मेनाइज करती हैं और उस टाइम पे अगर कोई भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन प्रेजेंट है तो उस केस में जो वो मैरिज है उसको हम वॉइड एब इनिशियो कंसिडर करते हैं। और जो यह डिसेबिलिटी है इसको किसी भी तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता है। परंतु जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है उसका मतलब यह है कि किसी भी ऐसी प्रोहिबिशन का प्रेजेंट होना जिसकी कंप्लायंस करना मैंडेटरी नहीं है, परंतु अगर पार्टीज़ उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसको अनजस्ट कंसीडर किया जाता है और यह मैरिज को इर्रेगुलर या फिर वॉइड बना देती है। परंतु हर एक केस में यह ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो मैरिज को या तो इरेगुलर या फिर वॉइड बना देती है। कई कई केसेस में यह मैरिज को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं और अगर यह पार्टीज़ के द्वारा रिमूव कर दी जाती हैं तो उस केस में जो इरेगुलर मैरिज होती है उसको हम वैलिड मैरिज कंसीडर कर लेते हैं।
परंतु जो वॉइड मैरिज होती है वो हमेशा वॉइड ही रहती है और उसे हम वैलिड मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो यह समझाया कि जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है वो रिलेटिव प्रोहिबिशन के बिल्कुल विपरीत हैं। एक मैरिज को वॉइड बना देती है और एक मैरिज को इर्रेगुलर या फिर वॉइड बना देती है। जो रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो सुन्नी सेक्ट में मैरिज को सिर्फ और सिर्फ इर्रेगुलर बनाती हैं, परंतु शिया लॉ में अगर यह प्रेजेंट होती हैं तो वो मैरिज को वॉइड कंसिडर करती हैं। अपने आंसर में इन दोनों के डिफरेंस को और रिलेटिव प्रोहिबिशन के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के बाद हम रिलेटिव प्रोहिबिशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले अनलॉफुल कंजंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक व्यक्ति एक टाइम पर दो ऐसी महिलाओं से शादी नहीं कर सकता जो आपस में कंसेंजुअनिटी, अफिनिटी या फिर फोस्ट्रेस से रिलेटेड हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक लड़का होती तो वो आपस में शादी नहीं कर सकती थी। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति एक समय पर दो बहनों से या फिर आंट और उसके नीस से शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग जो ये मैरिज है वो इर्रेगुलर कंसीडर की जाती है, परंतु शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो यह मैरिज है वो वॉइड कंसीडर की जाती है। परंतु सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी दो महिलाओं से शादी करता है और शादी करने के बाद वो किसी भी महिला को डाइवोर्स दे देता है या फिर किसी भी महिला की डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो उसकी दूसरी मैरिज है उसको वैलिड कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में पॉलीगैमी और मैरिंग फिफ्थ वाइफ को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो एक मुस्लिम मेल है वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 4 महिलाओं से ही शादी कर सकता है, परंतु अगर वो 5वीं महिला से शादी करता है तो सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग जो यह मैरिज है उसको इर्रेगुलर कंसीडर किया जाता है, परंतु शिया लॉ में इसको वॉइड कंसीडर किया जाता है। परंतु अगर वो पहली 4 महिलाओं में से किसी भी लेडी को डाइवोर्स दे देता है या फिर उन चारों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उसकी 5वीं वाइफ है उसको हम लीगली वेडेड वाइफ कंसिडर करते हैं और सुन्नी लॉ इस मैरिज को वैलिड कंसिडर करने लग जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी दो पार्टीज आपस में मैरिज परफॉर्म करती हैं तो उस टाइम पे 2 मेल विटनेसेस का होना असेंशियल है, और अगर 2 मेल विटनेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस केस में एक मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेसेस भी हो सकती हैं, परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मेजर होने चाहिए और मुस्लिम होने चाहिए। परंतु अगर किसी भी केस में ये विटनेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो सुन्नी लॉ में उस मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज माना जाता है, परंतु वह मैरिज वॉइड मैरिज नहीं होती है। परंतु शिया लॉ में विटनेसेस का होना ज़रूरी नहीं है, उनका डाइवोर्स के समय होना ज़रूरी है। तो जो ये प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस का केस है वो शिया लॉ में तो अराइज ही नहीं होता है। इसके बाद हम अपने आंसर में डिफरेंस ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में सुन्नी सेक्ट के अकॉर्डिंग जो एक मेल है वो किसी भी फीमेल से जो कि मुस्लिम है उससे शादी कर सकता है, वो किसी भी सेक्ट की हो सकती है, और वो किसी भी किताबिया फीमेल से भी शादी कर सकता है। यहाँ पर किताबिया का मतलब यह है कि वो जो लड़की है वो किसी पर्टिकुलर होली बुक को फॉलो करती हो, जैसे कि क्रिश्चियन बाइबल को फॉलो करते हैं, मुस्लिम कुरान को फॉलो करते हैं, तो वो किताबिया से शादी कर सकता है। परंतु अगर वो किसी नॉन किताबिया से या फिर किसी मूर्ति पूजा करने वाली लड़की से या फिर कोई भी फायर वर्शिपर से शादी करता है तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग वह जो मैरिज है इर्रेगुलर मैरिज कंसीडर की जाती है। परंतु शिया लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मेल है वो सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम से ही शादी कर सकता है, और अगर वो किसी और यानी कि किताबिया से या नॉन मुस्लिम से मैरिज करता है तो उसको वॉइड मैरिज कंसीडर किया जाता है।
इसके बाद हम अपने आंसर में वुमेन अंडरगोइंग इद्दत को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई भी सुन्नी मेल किसी भी ऐसी औरत से शादी करता है जो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व कर रही हो, तो उस केस में जो उसकी मैरिज है उसको इर्रेगुलर माना जाता है, परंतु शिया लॉ में इस मैरिज को वॉइड मैरिज माना जाता है। जो यहाँ पर इद्दत का मतलब है वो यह है कि किसी भी लड़की की शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है तो उसको कुछ समय का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होता है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो यह डिटरमाइन करना होता है कि क्या वो लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। इससे हम उस बच्चे की पैटर्निटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, उसकी सारी डिटेल वो हमारे ब्रोशर में से पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।